हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी लिंक में। दोस्तों, हम लोग आम्ल, क्षार और लवण के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें से आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 प्रोवाइड कर दिया गया है। ये आपका इससे रिलेटेड पार्ट नंबर 4 है। तो अगर आप जाकर नहीं देखें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों पास और जो भी आपके दोस्त यार उनके पास शेयर कर दें। और वीडियो आप जब देखना शुरू करिएगा तो पार्ट 1 से देखना शुरू करिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और एक मेरा सेकेंड चैनल भी है जिसका नाम है स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास। वहाँ से आप जाकर मैथ भी पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ से साइंस और वहाँ से मैथ दोनों जगह सब पढ़ सकते हैं। मेरा मेन उद्देश्य है कि आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन आपका जो मेन उद्देश्य है आप कहीं से भी पढ़ लीजिए। या चैनल को सब्सक्राइब करिए या नहीं करिए, लेकिन आप जो भी वीडियो आपको दिया जाता है आप अच्छे तरह से इसको पढ़ लिया कीजिए और नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि आम्ल, क्षार और लवण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। 9th 10th पॉलिटेक्निक या कम्पिटेटिव एग्ज़ाम या कंपटीशन के एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम दीजिए, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते वीडियो को। जो आज हम बताने वाले आपको पार्ट नंबर 1 में भी बता दिए थे बहुत अच्छे तरीक़े से, लेकिन आज आपको सिर्फ यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं। पीएच स्केल कहने का मतलब ये बताता है, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बताता है। ये जैसे इस तरह से यहाँ जो दिया गया है, एक लाइन रहता है, उस पर 0 से लेकर 14 तक रहता है। और पीएच स्केल में ये शो करता है कि मान लीजिए 4 पे, तो हम लोग मालूम ही होना चाहिए आपको 0 से 7 से नीचे रहता है उसको अम्लीय बोलते हैं, और 7 से ऊपर उसको क्षारीय बोलते हैं, और जो बीच में रहता है उसको बोलते हैं उदासीन। तो पीएच स्केल में शो करता है कि अगर 4 है तो इसका कहने का मतलब है कि वह अम्लीय है, या 8 है तो उसको हम बोले क्षारीय, और 7 है तो उदासीन है। तो इसलिए पीएच स्केल पे ये बताता है कि वो अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन। हम लोग पीएच स्केल से पहचान कर सकते हैं। तो किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारीयता को पीएच स्केल द्वारा मापा जाता है, जिसकी खोज सन 1909 में सोरेनसन ने की थी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1909 में सोरेनसन के द्वारा किया गया था। और पीएच स्केल कैसा कुछ इस तरह का रहता, मतलब ऐसा ही बताया जाता। तो 7 से हम लोग नीचे आते तो अम्लीय घटता है, अम्लीय घटता नहीं, बढ़ता है अम्लीयता। और 7 से ऊपर जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ता है, और बीच में रहेगा 7 पे तो उदासीन मतलब न्यूट्रल। जैसे आपसे पूछ देगा, आपको हम लास्ट में 1-2 प्रश्न करा देंगे। अभी चलिए हम लोग यहाँ कुछ लगा नोट में क्या लिखा गया। दूध को देर से फटने के लिए बेकिंग सोडा जैसे पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, बेकिंग सोडा। कौन सा सोडा? बेकिंग सोडा, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने वाला सोडा। अगला पॉइंट है, बेकिंग सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है। इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि बेकिंग सोडा का जो जलीय विलयन होता है कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। जबकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जिसको बोलते हैं H2O2 तथा CuSO4 कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है NaCO3 जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। पाव रोटी में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, जिप्सम को 120 डिग्री सी पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, जिसका सूत्र क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? CaSO4 हाफ H2O, मतलब आधा भाग क्या होता है? जल होता है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना भाग जल होता है, या आपसे पूछ लेगा कि धोने वाला सोडा में कितना जल होता है, कितना भाग जल होता है। इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है। तो आपको सूत्र, केमिस्ट्री का मेन जो बेसिक है वो आपको याद होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल और सूत्र। इससे अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद है और सूत्र, तो समझ लीजिए केमिस्ट्री आपको 80% समझ में आ जाएगा। जिप्सम को 120 डिग्री सी पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। और जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जिप्सम का जो सूत्र होता है Ca, आपको हम सारा सूत्र केमिस्ट्री का पढ़ा दिए, तो आप जाकर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। CaH2O, CaSO4 2H2O। और जब इसको गर्म करेंगे तो जाहिर है कि भाप बन के उड़ेगा, तो यानी पानी का मात्रा कमेगा। तो जब पानी की मात्रा कमता है तो इसका हाफ हो जाता है जल। तो इसका जो जिसको हम क्या बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस,
जो कराया जाता प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे पैर टूट जाता वो क्या रहता, प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता। अगला पॉइंट पे चलते हैं, ये आपको बता दिया, लास्ट में आपको एक दो प्रश्न भी करा देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो हम आपको बता रहे हैं टिक आउट करें उसको आप जरूर याद रखिएगा। पदार्थ के पीएच मान, पदार्थ है इधर पीएच मान दिया गया, बैटरी में प्रयुक्त अम्ल, ये आपको जो भी हम बताएंगे उसको आपको याद जरूर रखना पड़ेगा। ये जठर इंपॉर्टेंट है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो 1.2 से लेकर 2 तक होता है। जठर रस का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 1.2 से 2 होता है। और सिरका, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिरका या नींबू का रस, सिरका या नींबू का रस का जो पीएच मान होता है 2.2 से 3.4, 2.2 से 3.4 सिरका या नींबू का रस, आप इसको याद रखिएगा, 2.2 से 3.4। और नींबू कभी कभी ये भी दिया था 2.4, तो आप इसको भी याद रखिए, मतलब 2.2 से 3.4 के बीच होता है सिरका और नींबू का रस। अगला पॉइंट है सोडा, शराब या संतरे का रस। शराब, तो शराब इसमें भी इंपॉर्टेंट है, सोडा, शराब या संतरे का रस, इसका जो होता है वैल्यू 3.2 से 3.9 तक, 3.2 से 3.9 तक। बैटरी या टमाटर, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे नहीं पूछता एग्जाम में, उतना इतना पूछता ही नहीं, बहुत जो आपको बता रहा आप उसको याद रखिए। ब्लैक कॉफ़ी, ये भी इंपॉर्टेंट होता नहीं, लेकिन एक बार देख लीजिए, इसका जो वैल्यू होता है 4.5 से लेकर 5.5 तक। अम्ल वर्षा, ये इंपॉर्टेंट है। अम्ल वर्षा का जो मान होता है 2.0 से लेकर 5.6 तक। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 2.0 से लेकर 5.6 तक। सामान्य वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.6 से लेकर 6 तक। सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से लेकर 6 तक। इसका कहने का मतलब 5.6 से अगर सामान्य वर्षा मतलब इसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, अम्लीय वर्षा। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछता है कि जब जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा तो कौन सा वर्षा कहलाएगा, अम्लीय वर्षा। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दूध या लार, इसका पीएच मान होता है 6.4 से लेकर 6.6 तक। दूध का जो पीएच मान होता है या लार, हम लोग जो लार होता है 6.4 से लेकर 6.6 तक। अगला है शुद्ध जल। शुद्ध जल बोले तो उदासीन जल, मतलब शुद्ध जल, इससे जो होता है यह उदासीन होता है, तो उदासीन कहने का मतलब कि 7 होगा। उदासीन कहने का मतलब इसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। और 7 होगा तो उदासीन होगा, तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। अगर आपसे बोलता है शुद्ध जल, तो शुद्ध जल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। या आश्रित जल, आश्रित जल को ही शुद्ध जल बोलते हैं, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। मानव मूत्र एवं रक्त, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका जो मान होता है 7.3 से लेकर 7.5 तक। और रक्त का अगर हम लोग एग्जैक्ट बात करें तो 7.4 होता है। तो रक्त में आपसे भी प्रश्न पूछता है कि रक्त अम्लीय है या क्षारीय है, तो आप अगर वैल्यू को याद रखते हैं और आपको ये मालूम है कि 7 रहता है जिसका पीएच हम उसको बोलते हैं उदासीन, 7 से कम रहता है उसको हम लोग अम्लीय बोलते हैं, और जो 7 से अधिक रहता है उसको क्षारीय बोलते हैं। तो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान, तो रक्त कहने का मतलब क्षारीय, मतलब हल्का क्षारीय, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तनु और सांद्र, मतलब तनु क्षारीय। तो मानव मूत्र एवं रक्त, इसका मान जो होता है 7.3 से लेकर 7.5 तक। अगला इंपॉर्टेंट है समुद्री जल, इसका मान कितना होता है 7.5 से लेकर 8.4 तक। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा, सोडा युक्त पेय, तो इसको आप ये वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। बेकिंग सोडा आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि अम्लीय या क्षारीय है, तो बेकिंग सोडा क्षारीय अभी आपको नोट में पढ़ा दिए थे। अमोनिया, तो अमोनिया भी आपसे पूछ लेता कि क्षारीय है या अम्लीय, तो आप सिर्फ इसको इतना याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा है जो क्षारीय है और अमोनिया भी है जो क्षारीय है। इसको याद रखना है कि ये सब क्या है, क्षारीय है। आपसे प्रश्न पूछता है कि अमोनिया क्षारीय है या अम्लीय, तो अमोनिया क्या है, क्षारीय है, और बेकिंग सोडा भी क्षारीय है। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका वैल्यू कितना होता है 13.0, मतलब 13.0। सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब आपसे प्रश्न वैल्यू नहीं पूछेगा कि इसका पीएच मान कितना होता है, आपसे पूछेगा तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब ही होता है क्षारीय है, तो ये आपसे नहीं पूछेगा। आपसे दो इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा और एक अमोनिया, ये आपसे पूछ लेता प्रश्न में कि ये अम्लीय है या क्षारीय, आप इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है लवण। लवण बोले तो साल्ट, बोलते जब अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। लवण कहने का मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहने का मतलब जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो
क्या प्राप्त होगा, लवण और जल। ये भी आपसे प्रश्न पूछ लेता है, तब इसको भी ध्यान में रखिएगा। और अभिक्रिया आपको टोटल पढ़ा दिया गया, तो अगर आप नहीं देखें तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा शुरू से, आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। तो आम्ल और जब क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, लवण और जल। इसी को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिख सकते हैं HCl प्लस NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये अभिक्रिया करता है अम्ल और क्षार तो क्या बनता है, NaCl बोले तो नमक और साथ में जल। इसी को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कुछ नोट पॉइंट है कि अम्ल एवं क्षारों की पहचान में मुख्यतः प्रयुक्त पदार्थ है। तो अम्लों एवं क्षारों की पहचान मुख्यतः प्रयुक्त पेपर है, मतलब इसके द्वारा हम लोग अम्ल एवं क्षार की पहचान कर सकते हैं। किसके द्वारा, तो लिटमस पेपर के द्वारा, फिनोल्फथलीन और मेथिल ऑरेंज के द्वारा। तब इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है लवण का गुण। अगला पॉइंट क्या है, लवण का गुण। यह प्रायः ठोस पदार्थ होते हैं, इनका गलनांक कवथनांक उच्च होता है। कवथनांक कहने का मतलब कि खोलना, कवथनांक कहने का मतलब हो गया खोलना, और गलनांक कहने का मतलब कि जल्दी गलेगा नहीं। तो कवथनांक और गलनांक दोनों क्या होता है, उच्च होता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट, ये प्राय जल में घुलनशील होते हैं। जल कहने के बाद आप देखिए नमक को घोलिए, लवण ही तो नमक है, वही तो लवण है, तो जल में घुलनशील होता है। तो ये प्राय जल में घुलनशील होते हैं। इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। तो देखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अगर घर पर या घर के आसपास में पहले क्या अर्थिंग देते थे, तो उसमें क्या होता है कि साथ में हम लोग पानी डालते तो नमक भी डालते थे। क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है कि अर्थिंग ज़्यादा मिलता है। तो इसका कहने का मतलब जो नमक है विद्युत का सुचालक है। सुचालक कहने का मतलब विद्युत धारा प्रवाहित उससे होगा। अब इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये आयनिक यौगिक होते हैं। ये कैसे यौगिक होते हैं, तो आयनिक यौगिक होते हैं, जैसे NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो इंपॉर्टेंट है लवण के प्रकार। तो लवण के प्रकार में आपसे डिफिनेशन नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा परवल अम्ल और परवल क्षार जब अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। ये आपसे प्रश्न पूछ लेता है। तो डिफिनेशन आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए। सामान्य लवण परवल अम्ल तथा परवल क्षार को मिलाने पर सामान्य लवण प्राप्त होता है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु का पूर्णतः स्थानांतरण होता है। जैसे में NaCl, KCl, Na2SO4, CaSO4। जब यहाँ परवल अम्ल बोले तो HCl और परवल क्षार बोले तो NaOH। जब अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, लवण बोले तो NaCl जिसको हम बोलते हैं नमक और साथ में जल। तो लवण मतलब नमक कैसे प्राप्त होता है, जब परवल अम्ल परवल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल प्राप्त होगा। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है अम्लीय लवण। परवल अम्ल और दुर्बल क्षार के संयोग से अम्लीय लवण बनता है। परवल अम्ल कहने का मतलब है, परवल अम्ल और दुर्बल क्षार के बारे में आपको बता दिया है पिछला वीडियो में, तो आपको ये मालूम नहीं रहा कि परवल अम्ल और परवल क्षार क्या होता है, परवल अम्ल और दुर्बल क्षार क्या होता है, तो आप नहीं बना पाइएगा। परवल अम्ल कहने का मतलब जिस विलयन में अम्ल की मात्रा क्या हो, अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, तो उसको हम बोलते हैं सांद्र अम्ल। इस जैसे में हो गया जिस विलयन में अम्ल का मतलब ज़्यादा हो, इसका कहने का मतलब H+ देगा तेजी से, उसमें ज़्यादा अम्ल है, मतलब ज़्यादा अम्लीय है। तो जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, दुर्बल क्षार कहने का मतलब क्षार का मात्रा कम हो। तो जब अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगा तो जो ज़्यादा होगा वही तो प्राप्त होगा। तो बोल रहा है कि परवल अम्ल और दुर्बल क्षार के संयोग से अम्लीय लवण बनता है। एग्जाम्पल कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि पानी और चीनी लेते हैं, तो पानी की मात्रा मान लीजिए कि कम और चीनी की मात्रा ज़्यादा है तो मीठा ज़्यादा लगेगा। तो वही यहाँ बोल रहा है कि अगर जिसको में अम्ल ज़्यादा रहेगा और क्षार कम रहेगा तो क्या लगेगा, अम्लीय लगेगा। जिसका मात्रा अधिक होगा वही तो लगेगा। तो यहाँ बोल रहा है कि परवल अम्ल और दुर्बल क्षार के संयोग से अम्लीय लवण बनता है। कहने का मतलब अम्लीय लवण बनता है, मतलब अम्लीय प्रकार का रहेगा। एग्जाम्पल में ले सकते हैं NaHCO3 जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा का यह सूत्र है। NaHSO4 NH4Cl। एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं कि जब अभिक्रिया करता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब यहाँ हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड और साथ में जल बनता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट पे चलते हैं। 3 नंबर है कि क्षारीय लवण। तो क्षारीय लवण कहने का मतलब कि दुर्बल अम्ल और परवल क्षार के मिलने से क्षारीय लवण प्राप्त होता है। बात वही आ गया
कि जिसका मात्रा अधिक होगा वैसा ही तो लगेगा। अगर नमक की मात्रा अधिक है चीनी में तो नमक की मात्रा अधिक है तो नमकीन लगेगा, अगर चीनी की मात्रा अधिक है तो क्या लगेगा, मीठा लगेगा। तो वहाँ यहाँ बोल रहा है प्रश्न कि दुर्बल अम्ल कहने का मतलब कमजोर, दुर्बल बोले तो कमजोर और प्रबल बोले तो मजबूत। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलने से क्षारीय लवण प्राप्त होता है। एग्जाम्पल में लिख रहा है Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, CuCO3, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट और यहाँ CuOH। तो इसको जब अभिक्रिया कराते हैं NaOH को H2CO3 से तो क्या बनता है, Na2CO3 और साथ में जल बनता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है द्विक लवण। दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण द्विक लवण कहलाता है। दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण द्विक लवण कहलाता है। जैसे आपसे पूछ देता है द्विक लवण निम्न में से कौन सा द्विक लवण है, तो आपको एग्जाम्पल याद रखना, पोटास एलम फिटकिरी जिसका सूत्र होता है, सूत्र भी पूछ लेता है K2SO4 Al2SO4 का हाइड्रोक्सी 24H2O कहने का मतलब 24 भाग जाल होता है। मोहर लवण जिसका सूत्र है FeSO4 NH4 का हाइड्रोक्सी SO4 6H2O। तो आप पोटास और मोहर लवण की याद है यह द्विक लवण है। तो आपसे ऑप्शन में दे देगा निम्न से कौन सा द्विक लवण है, दे देगा पोटास एलम या फिर फिटकिरी दे देगा या मोहर लवण दे देगा, बाकी तीन ऑप्शन अलग दे देगा और आपसे पूछ लेगा। तब इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है, शायद आपको क्लीन नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम जो बोल रहे हो आप उसको ध्यान से सुनिए। मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल होता है, मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है कि अम्लों एवं क्षारों की आधुनिक संकल्पना लॉरी एवं ब्रांस्टेड ने 1923 ईस्वी में किया। देखिए अम्लों एवं क्षारों की आधुनिक संकल्पना लॉरी एवं ब्रांस्टेड ने 1923 ईस्वी में किया। तो आपको मालूम है कि लॉरी ब्रांस्टेड कौन थे, तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 से देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट है घरों में सिरका स्टार्च के किण्वन द्वारा तैयार किया जाता है। तो आपसे पूछ देता है कि सिरका किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो स्टार्च के किण्वन द्वारा सिरका तैयार किया जाता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। तो आपसे पूछ लेता है कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टेनिक अम्ल, आप इसको ध्यान दीजिएगा। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टेनिक अम्ल। अगला पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट आज के लिए इतना ही। तो चलिए हम एक दो प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, आप इसका जवाब दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में। प्रश्न है निम्न में से किसका अम्लीयता सबसे अधिक है। निम्न में से किसका अम्लीयता सबसे अधिक है। ऑप्शन है ए नंबर 2, बी में है 1 और सी में है 3 और डी में है 0। निम्न में से किसका अम्लीयता सबसे अधिक है। तो हम आपको बताएं 7 से जितना नीचे जाएंगे अम्लीयता बढ़ेगा और 7 से जितना ऊपर आएंगे अम्लीयता घटेगा। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक और प्रश्न लिखिएगा, अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। आपको इस सब के बारे में पढ़ा दिया गया तो आपको हम रिवीजन कराते रहेंगे। निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। Al2O3, बी में है PbO2 और सी में है ZnO और डी में है सभी। और डी में क्या सभी।
Al2O3, PbO2, ZnO और D में सभी। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हम इसका जवाब देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आपको जो भी पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।